आज हमारा सबसे पहला वीडियो लेसन शूट हो रहा है। इस वीडियो लेसन में हम आपको शुरुआत से समझाएंगे विज्ञान क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस विज्ञान के बारे में छोटी से छोटी बात बताएंगे। एक बात और, कंपटीशन जो होते हैं, जो राजस्थान पुलिस, पटवा, रीट आदि जितने भी कंपटीशन है, हम उसके लिहाज से आपको पढ़ाएंगे। उसी के हिसाब से सारी बातें हम आपको समझाएंगे और एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। इस बात के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी आप हमें एग्जाम नगर सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ाव रख सकते हैं और उसी के अंदर हम आपको अन्य सहायक सामग्रियां भी हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। आइए बात करते हैं विज्ञान विषय के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं प्यारे विद्यार्थी, विज्ञान के संदर्भ में हम सबसे पहली बात करेंगे आपके सामने। विज्ञान, वास्तव में विज्ञान है क्या? देखिए, इस विज्ञान को जब आप देखेंगे, जब विज्ञान की डेफिनेशन के बारे में आप बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान जो है ये कहता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, ये कहता है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या बात बता रहा है। ये समझा रहा है कि प्रकृति का आपकी जो प्रकृति है, हमारी जो पृथ्वी की जो प्रकृति है, हमारे जंतु जगत की जो प्रकृति है, हमारे भौतिक चीजों की जो प्रकृति है, ये उन सबके अध्ययन के बारे में बात करता है, लेकिन उसमें ये उसके क्रमबद्ध अध्ययन की बात करता है। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक चीज कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है और ये कहता है कि क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इस डेफिनेशन के अंदर, कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का अध्ययन नहीं करेंगे तो उसका जो एनालिसिस जो प्राप्त होगा वो आपको एनालिसिस ढंग से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी चीज का अगर आपको परिणाम निकालना है, किसी भी चीज का रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, तो आपको उसका क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त करना होगा, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा। और जब क्रमबद्ध अध्ययन होगा तो आपको सुव्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होगी और यही सुव्यवस्थित जो ज्ञान है, यही विज्ञान कहलाता है, यही साइंस कहलाता है। देखिए, कंपटीशन सेक्टर के हिसाब से हम आपसे बात करते हैं कि कंपटीशन जो है, इस कंपटीशन में विज्ञान के कुल कितने भाग होते हैं, इस बात पे हम आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान जो है, कंपटीशन के हिसाब से इस विज्ञान के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इसे बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है उसे फिजिकल साइंस कहा जाता है, फिजिकल साइंस। तीसरा जो पार्ट है इसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। देखिए, हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं। कंपटीशन के हिसाब से मैं आपके साथ ये जानकारियां शेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों साथियों, मैं आपसे जो बात बता रहा हूं, सबसे पहला जो हमारी जो विषय है वो है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो है, इस बायोलॉजिकल साइंस के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है उसे हम कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं बॉटनी। इधर फिजिकल साइंस जो है, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक जो होता है उसे तो हम कहते हैं फिजिक्स, और एक जो होता है उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये 2 की बात करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 चीजों की बात करता है, सूचना और प्रौद्योगिकी। आप जानते हैं जो डीआरडीओ जो होता है, आपने सुना होगा, डीआरडीओ, इसरो, नासा, ये जो है, जैसे अपनी एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे जो टेक्निक है, और सोनार तकनीक की जो है, सोनार तकनीक, ये सारी जो चीजें होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको पढ़ाई जाती है। अब हम सबसे पहले बात करें तो हम बायोलॉजिकल साइंस में सबसे पहला जो पार्ट है जूलॉजी, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है बॉटनी, और फिजिकल साइंस में सबसे पहला पार्ट है फिजिक्स और दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, समझिए, बायोलॉजिकल जो साइंस है ये बात करता है जीवन के संदर्भ में, जीवन की बात करता है। और जीवन किसकी? जिसमें क्या हो, सजीवता। किसकी बात करेगा? जिसमें सजीवता होगी। अब सजीवता होगी तो उसकी बात कौन करेगा? बायोलॉजी करेगा। चाहे भाई ये जंतु हो, चाहे तो ये जंतु हो, और चाहे ये कौन? पादप।
लेकिन बात किसकी करेगा? सजीवता की। इसका मतलब सजीव जो है उसकी बात जहां हो रही है वो क्या है आपका? बायोलॉजी। लेकिन जहां पे सजीवता की बात नहीं करता है, जहां पे सजीवता की बात नहीं करेगा, इसका मतलब किसकी बात करेगा? निर्जीव होने की बात करेगा। ये बातें कहां होंगी? फिजिकल साइंस में। और इसके अंदर भी कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण, ये भौतिक गुण, ये भौतिक गुणों की बात कहां होती है? फिजिक्स में। लेकिन उस वस्तु के रासायनिक गुणों की बात कहां होती है? ये होगी केमिस्ट्री में। रासायनिक गुणों की बात कहां होती है? केमिस्ट्री में होती है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि बायोलॉजी जो है उसके अंदर सजीव जगत की बात होगी, और फिजिक्स जो है उसके अंदर निर्जीव जगत की बात होगी। और निर्जीव जगत में भी उसको देखने पे वो कैसा लगता है ये बात फिजिक्स बताता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण धर्म कैसे है ये बात कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी, रसायन विज्ञान बताएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में केमिस्ट्री बताती है। पहले विद्यार्थी यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस से पढ़ना शुरू करेंगे, और उसको वहां तक ले जाकर के लास्ट में उसको पूरा का पूरा आपको पूरा समझाएंगे, एक एक चैप्टर समझाएंगे, सारे के सारे वीडियो आपके सामने होंगे, आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो बिना समय खराब करते हुए हम सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस का सबसे पहले पार्ट जूलॉजी की बात करते हैं। इस जूलॉजी से पहले मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हमारे को होनी चाहिए कि वास्तव में ये जो बायोलॉजी है ये क्या है। इस विषय के बारे में जो जानकारी है वो हम थोड़ी सी जानकारी हम जुटाते हैं इस विषय के बारे में। देखिए भैया, सबसे पहली बात हम आपके साथ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं बायोलॉजी। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है इसे कहते हैं जीव विज्ञान। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जीव विज्ञान जो है ये हिंदी भाषा का शब्द। देखिए, भाषा है ग्रीक। उस ग्रीक भाषा में दो शब्द थे, उन दो शब्दों को जोड़ा गया। शब्द थे बायोस और एक शब्द था लोगोस। दो शब्द। भाषा कौन सी बताई? ग्रीक भाषा। इस ग्रीक भाषा में दो शब्द बताए, एक बायोस, दूसरा बताया लोगोस। बायोस जो शब्द होता है, इस बायोस का मतलब होता है जीव, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन। बायोस प्लस लोगोस को बना करके क्या बना दिया गया? बायोलॉजी। और जीव प्लस अध्ययन को क्या बनाया गया? कि जीवों का अध्ययन। इसका मतलब सीधी सी बात है, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जीवों का अध्ययन। इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब यह होता है कि इसके अंदर, इस विषय के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जीवों के बारे में बताएगा, उनके स्वभाव के बारे में बताएगा, उनकी प्रकृति के बारे में बताएगा, उनका वर्गीकरण करेगा, उनके पूरे के पूरे उनके रचना के बारे में बताएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके प्रोडक्शन, उनके रिप्रोडक्शन अर्थात उनके जन्म की क्रिया के बारे में बताएगा। ये बात कौन बताता है आपको? बायोलॉजी बताता है। कौन बताता है? बायोलॉजी। देखिए, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। आपको एक बात और मैं बता दूं कि फ्रांस जो है यहां के दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के सन 1802 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। इसका बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले इन दो वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया था। इसलिए आपसे सवाल पूछ सकता है कंपटीशन में, बहुत बार ये सवाल पूछा है कि बताइए बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया? तो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए आपको इस बात को दिमाग में हमेशा के रखना है। और साल कौन सी थी? 1802 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर बायोलॉजी के जनक कौन है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका नाम कौन होगा? अरस्तु। ये अरस्तु जो थे
ये अरस्तु बायोलॉजी के पिता, द फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक, द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होंगे? अरस्तु। अरस्तु के बारे में एक बात और बताता हूँ अरस्तु के बारे में आपको। इसने किताब लिखी थी, नाम था जंतु इतिहास। ये जो किताब थी जंतु इतिहास, इस जंतु इतिहास के अंदर ही अरस्तु ने जंतुओं के रचना के बारे में, जनन के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में महान वैज्ञानिक अरस्तु ने सबसे पहले इस किताब में बताया था। इसलिए इनको द फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पहले विद्यार्थियों, हम इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के आगे। हम थोड़ी बात करते हैं कि बायोलॉजी के दो भाग होते हैं। मैं यहाँ आपको बताता हूँ बायोलॉजी के दो भाग। एक भाग होता है जूलॉजी, दूसरा भाग होता है बॉटनी। देखिए, जूलॉजी की बात कर लें। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, थोड़ा इरेज कर देता हूं, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कोशिश करूंगा बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप उससे भी आसानी से इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ भी आप इसको अपने साथ में नोट कर सकते हैं। एक बार आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद में आप इसको दोबारा से चला करके और आसानी से पढ़ लें। अब मैं आपको एक बार थोड़ा जूलॉजी के बारे में समझाता हूँ। इसके दो भाग होते हैं बायोलॉजी के, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। बात करते हैं सबसे पहले जूलॉजी। देखिए, जूलॉजी शब्द भी ठीक बायोलॉजी की तरह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द तो है इसका जूल और एक शब्द है इसका लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला जो शब्द है इसका जून, ZOON। ये जो जून शब्द है, इस जून शब्द का मतलब होता है जंतु, जंतु। और लोगोस का मतलब जैसे आपको मैंने पहले बताया था, अध्ययन। इसका मतलब क्या निकला कि जून प्लस लोगोस से क्या बन गया भाई? जंतु विज्ञान, जूलॉजी बन गया। और जंतु प्लस अध्ययन से क्या बन गया भाई? जंतुओं का अध्ययन। क्या बन गया? जंतुओं का अध्ययन। इसका मतलब क्या निकला कि जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जंतुओं के बारे में, जंतुओं की प्रकृति के बारे में, उनके जो है स्वभाव के बारे में, उनकी रचना कैसे होती है इस चीज के बारे में, और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके जनन के बारे में बात किया जाता है जंतु अध्ययन में। और आपको ये मैं बात एक और बता दूं कि जो महान वैज्ञानिक जो अरस्तु थे, इन अरस्तु को ही जूलॉजी का भी फादर माना जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, याद रखना, कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ यह भी बात नोट कर लेनी आवश्यक है कि जूलॉजी का पिता भी, द फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को माना जाता है, जो कि इन्होंने जंतु इतिहास नाम की किताब लिखी थी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम बात करते हैं, एक बार बॉटनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बॉटनी जो शब्द है, ये बॉटनी शब्द भी किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से। लेकिन एक और सोचनीय बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना कि बॉटनी जो है, इसकी स्पेलिंग में और मैं जो दूसरी स्पेलिंग यहाँ लिखूंगा, इन दोनों में दिन रात का फर्क है। ग्रीक भाषा में जो इसकी स्पेलिंग थी वो ये थी, उसमें ई, और अब हम क्या यूज में लेते हैं? वाई। याद रखना, ग्रीक भाषा में जो बॉटनी शब्द है, इसका अगर हिंदी रूपांतरण करते हैं, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ होता है जड़ी बूटी। क्या होता है प्यारे वैज्ञानिकों? जड़ी बूटी। अब देखिए, जो जड़ी बूटी जो है, इस जड़ी बूटी के संदर्भ में हम बातचीत करते हैं। तो जड़ी बूटी के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे इसका सीधा सा अर्थ निकलता है, सीधा सा अर्थ निकलता है यहाँ जड़ी बूटी का, कि जड़ी बूटी जो है, इस जड़ी बूटी का मतलब होता है पादप, और इसका सीधा सा मतलब है यह सिर्फ और सिर्फ पादप जगत की बात करता है, यह पादप जगत के बारे में बताता है। इसका मतलब विज्ञान की वह शाखा जहां पादपों के बारे में अध्ययन किया जाए, उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाए, उनके जीवन काल के बारे में अध्ययन किया जाए, वो किस तरीके से विकसित होते हैं इस बारे में अध्ययन किया जाए, उनका किस प्रकार से उनका भोजन का निर्माण होता है इस बारे में अध्ययन किया जाए, किस प्रकार उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया चलती है इस बारे में अध्ययन किया जाए, तो उस विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। और एक महान वैज्ञानिक थे, नाम था उनका थियोफ्रेस्टस। ये जो वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस, इस थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को बॉटनी का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ
बॉटनी, याद रखने की बात है। इसी के साथ एक साइंटिस्ट और था, मैं आपको एक स्पेशल एक अलग जानकारी यहां देना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक और थे, नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ये जो वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस ने नामकरण की पद्धतियां दी थी, नामकरण की, यानी कि एक वैज्ञानिक नाम और इसका एक जो प्रचलित नाम होता है, ये नामकरण की पद्धति कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, जिसे द्विवीय नामकरण कहते हैं, बायोनोमियल नोमेनोकल्चर कहते हैं इसको, द्विवीय नामकरण पद्धति। और इसी के आधार पर इनका सभी का वर्गीकरण किया गया, और इनका सबका वर्गीकरण करने के कारण आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, क्योंकि इसने बायोनोमियल नोमेनोकल्चर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो है जूलॉजी। हम जूलॉजी को पढ़ेंगे, विस्तृत बात मैं आपके सामने रखूंगा, सारी बात को समझाऊंगा, शुरू से समझाऊंगा, सारी बात बताऊंगा, और बताने के बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रत्येक टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। देखिए हम सिस्टम से पढ़ेंगे, पूरा क्लासिफिकेशन बना करके पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन बनाने के बाद प्रत्येक उस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि वो टॉपिक छूटे नहीं। आप आसानी से, मैं अपने टेलीग्राम पे एग्जाम नगर पे चीज डालता रहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी मतलब आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जब जंतु विज्ञान की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु विज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका के बाद हम पढ़ेंगे उत्तक, उत्तकों के बाद हम पढ़ेंगे अंगतंत्र, अंगतंत्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता के बाद हम पढ़ेंगे रोग यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। कोशिका पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद उत्तक पढ़ेंगे, उत्तक के बाद हम अंगतंत्र पढ़ेंगे, अंगतंत्र के बाद हम आनुवंशिकता पढ़ेंगे, और आनुवंशिकता के बाद हम रोग पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिकाओं का समूह जब मिलता है तो वो उत्तक बनाता है, और उत्तकों का समूह जब आपस में मिलता है तो अंग का निर्माण होता है। अंग जो है वो हम आपको अंगतंत्र में हम आपको प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि अंगों का समूह ही क्या कहलाता है, अंगतंत्र कहलाता है। तो इसकी जानकारी हम अंगतंत्र के अंदर प्राप्त करेंगे। और अंगतंत्र जो होते हैं, इस अंगतंत्र को पढ़ने का मतलब यह है कि हमने शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता के बाद होने वाले डिजीज के बारे में, होने वाले रोग के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सारी बातों को समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोशिका। आज हम कोशिका को पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका की सारी बातें पढ़ेंगे। कंपटीशन के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उन सब सारे तथ्य के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोशिका। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल के आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, और शेयर तो आप करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे वैज्ञानिकों जो सेल होता है, इसका मतलब होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्मॉल चैम्बर, स्मॉल चैम्बर कहते हैं। क्या कोशिका की बात कर रहे थे और सजीवता की बात हो रही थी, उसके बीच में कहां से कमरा आ गया? इस कमरे का यहां आना, और सेल का मतलब कमरा होना, और लैटिन भाषा में इस चीज का जो है इसके शब्द उठाना, और उसके बाद में इसे वापस ला करके और इसका अर्थ कोशिका, हिंदी का रूपांतरण इसका कोशिका रखना। इसके पीछे क्या कुछ संभावनाएं रही होंगी, हम सबसे पहले उसी के विषय में बातचीत करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये छोटा कमरे का यहाँ संबंध क्या है, इस बात को आप समझिए। मैं आपको सबसे पहले छोटी सी एक बात बताता हूं। आपको किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है, किसी कॉम्प्लेक्स का आप निर्माण करते हैं, यानी कि ये समझे किसी एक ऐसे भवन का निर्माण करना है, ऐसे एक मल्टी स्टोरी किसी इमारत का निर्माण करना है जिसमें बहुत सारे भवन होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो होगी ईंट, यानी कि आपको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, ईंट लानी पड़ेगी। और जब आप ईंट लाएंगे, इन ईंटों की पुनरावृत्ति करेंगे, एक के बाद एक ईंट को, देखिए आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, एक के बाद एक ईंट को जब आप रखेंगे, यानी कि ईंटों की जब आप पुनरावृत्ति करेंगे, तो पुनरावृत्ति करते रहने से
ये किस चीज का निर्माण होगा? दीवार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा प्यारे विद्यार्थियों? दीवार का निर्माण होगा। जब दीवारें आपस में मिलती हैं, जब दीवारों के आपस में पुनरावृत्ति होती है, तो दीवारों की पुनरावृत्ति से जिस चीज का निर्माण होता है उसे कहते हैं कमरा। कमरे का निर्माण होता है। जब दीवारें आपस में मिलेंगी तो कमरा बनेगा, और जब कमरा आपस में मिलता है तो उसके बाद में बनता है भवन। और जब आपका भवन जो है वो भवन आपस में मिलते हैं और कई सारे भवनों का समूह बनता है, तो प्यारे विद्यार्थी उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपके समझ में आएगी, आप सारी की सारी बातों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण करना है, आपकी बॉडी का निर्माण करना है, सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो होगा कोशिका। इसका मतलब आपके शरीर का निर्माण करने के लिए जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए कोशिका, जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोशिका का निर्माण करने, उसी प्रकार शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। अब कोशिकाओं का समूह आपस में जब मिलता है तो ये कहलाता है उत्तक। जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो कहलाते हैं अंग, और जब अंग आपस में मिलते हैं तो कहलाते हैं अंग तंत्र, और जब अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो आपके शरीर का निर्माण होता है। इस बात को समझिए, इन दोनों चीजों में समानता क्या है, इस बात को समझिए कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स, यह कोई कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? ईंट की। किसकी आवश्यकता पड़ी? ईंट। मतलब अगर मैं यूं कह दूं कि इस कॉम्प्लेक्स की अगर रचना हम कर रहे थे तो इस कॉम्प्लेक्स की रचनात्मक इकाई कौन होगी? तो प्यारे विद्यार्थी कौन होगी? ईंट। इसकी रचनात्मक इकाई, रचना कर रहे थे उसकी इकाई कौन होगी? ईंट। इसका मतलब ये वो छोटी से छोटी इकाई है जिसका बार बार पुनरावृत्ति, उसको बार बार जो है पुनरावृत्ति की गई उसकी, तो उस इकाई को हम क्या बोलेंगे? ईंट बोलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं अगर आपको ये कह दूं कि इस कॉम्प्लेक्स की जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो इसकी क्रियात्मक इकाई कौन होगी? कोई भी क्रिया करते हैं कौन होगी? ईंट। इसका मतलब समझिए आप कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है, आपके हाथ में आप हथौड़ी से किसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहे हैं, उस दीवार के ऊपर आप मार रहे हैं, तो जैसे ही आप उस दीवार पे मारे हैं तो सबसे पहले थोड़ा चलेगा किस पे चलेगा? ईंट पे चलेगा। इसका मतलब जब आप दीवार पे क्रिया कर रहे थे, जब आप कॉम्प्लेक्स पर क्रिया कर रहे थे, तो आपकी क्रिया का असर सबसे पहले किस पे हो रहा था? ईंट पे। तो यहां से मैंने बोल दिया कि उस कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई कौन होगी? ईंट होगी। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको इस कॉम्प्लेक्स की संरचना जब आप बना रहे थे तो आपकी कॉम्प्लेक्स की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले जिस इकाई की आवश्यकता पड़ी वो इकाई कौन होगी? ईंट। कौन होगी? ईंट होगी। मतलब आप इस बात को समझिए, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं कि संरचनात्मक इकाई मैंने यहां क्यों बोला। संरचनात्मक इकाई मैंने यहां पे इस बात के लिए बोला कि देखिए, दो प्रकार की ईंटें होती है, आप सब जानते हैं। एक प्रकार की ईंट तो वो होती है जिसका इस्तेमाल जो है रोड बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रकार की ईंटें वो होती है जिसका इस्तेमाल हम दीवार बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए करते हैं। क्या रोड बनाने वाली जो ईंटें होती हैं और रोड बना रहे होते हैं, उस समय उन्हीं ईंटों के बीच में अगर दीवार जो जिस ईंटों से दीवार बनाते हैं वो उनके बीच में रख देंगे तो क्या दीवार जो रोड जो है उसकी संरचना सही तरीके से बन पाएगी? क्या हम मकान बना रहे थे और मकान बनाते समय मकान की जो ईंटें हैं, उन मकान की ईंटों के बीच में हम जो रोड पे जो इंटरलॉकिंग की जो ईंटें आती हैं वो अगर हम उसके अंदर रख देंगे तो क्या उस भवन की सही संरचना बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसीलिए यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको मैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है उस कॉम्प्लेक्स की संरचना बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो है, अब ये जो सेल है, इस सेल से हम आगे आपको इधर की बातें समझाते हैं। इसका मतलब आपसे जब सवाल किया जाए तो आप क्या बताएंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की संरचनात्मक इकाई कौन होगी? ईंट। इस कॉम्प्लेक्स की रचनात्मक इकाई क्या होगी? ईंट। और इस कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई क्या होगी? ईंट। उसी प्रकार जब आपके शरीर के संदर्भ में आपसे बात करेगा कि बताइए आपके शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन होगी, तो आप क्या बताएंगे? कोशिका। आपसे सवाल करेगा आपके शरीर की रचनात्मक इकाई कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे? कोशिका। और आपके शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी होगी, तो आप क्या बात बताएंगे? कोशिका। ये याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए, प्रत्येक परीक्षा में ऐसा प्रश्न कोशिका का सबसे पहला प्रश्न है। ये सबसे पहला प्रश्न कि बताइए आपके मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन है, आपके मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है। और आपसे यह भी सवाल पूछता है कि बताइए मानव शरीर की छोटी से छोटी
रचनात्मक इकाई कौन सी होती है? याद रखना, ये तीनों सवाल आपसे बहुत बार पूछता है, बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे हैं। इसका एक ही उत्तर आएगा और वो उत्तर कौन होगा? कोशिका। तो ठीक जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स की इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार मानव शरीर की इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के संदर्भ में हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद हम कोशिका की आपकी इसकी सारी जानकारी आपको समझाएंगे, किस प्रकार किस आदमी ने इसकी खोज की थी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप इसको समझ ही गए कि कोशिका जो है, सेलुला जो होता है, सेलुला को ही वास्तव में अंग्रेजी में रूपांतरण करके सेल बनाया गया और उसका मतलब होता है छोटा कमरा। तो हम यहाँ बात करते हैं, देखिए अब हम इसके बाद समझाते हैं कि आखिर ये जो कोशिका थी, इस कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी। तो मैं आपको बता दूं, साल 1665 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज करी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह भी है कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, उस समय तक कभी भी उस समय तक जो है सूक्ष्मदर्शी के बारे में पता ही नहीं था, कोई इसकी कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन फिर भी रॉबर्ट हुक ने अपने पास, इसके स्वयं के पास जो कांच थे, जो छोटे छोटे लेंस के टुकड़े थे, उनके आधार पर इसने एक छोटी सी सूक्ष्मदर्शी बनाई और उस प्रकार की इसकी जो स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी थी, इस स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। और पता किसमें लगाया? कोर्क में पता लगाया। कोर्क में सिर्फ महीन महीन स्लाइडों को देखा और महीन महीन स्लाइडें ही बाद में क्या कहलाई? कोशिका कहलाई। क्या कहलाई? कोशिका। कोर्क जो है पेड़ पौधों की छाल में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, उसे इसने क्या बताया था? कोशिका बताया। लेकिन प्यारे वैज्ञानिकों, आपको एक बात बहुत दिमाग में घुसा करके रखनी है कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका की खोज जो है, इसने जीवित कोशिका की खोज नहीं करी थी, इसने सिर्फ और सिर्फ मृत कोशिका की खोज करी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं करी, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इससे संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताऊंगा इसके बाद बताऊंगा, आपको समझाऊंगा क्या प्रश्न पूछा जाता है। यहां सिर्फ आप इतनी बात को याद रखिए कि मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी। साल कौन सी थी? 1665 ईस्वी में इसने खोज करी। और इसके बाद हम अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, रॉबर्ट हुक के पास जो सूक्ष्मदर्शी थी, रॉबर्ट हुक ने खुद ने बनाई। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो तो 1940 ईस्वी के अंदर आई थी और उस समय नोल और रस्का नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। उस समय तक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी तो थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। और उसके बाद में दूसरा जो साइंटिस्ट थे, उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये एक वैज्ञानिक, इस साइंटिस्ट ने सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की? कौन सी कोशिका की भाई? जीवित कोशिका की खोज की। इसलिए जब कभी आपसे सवाल पूछता है, परीक्षा में बहुत बारी सवाल पूछा गया कि बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो आपको हमेशा दिमाग के अंदर याद रखना है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने करी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताओ, एक सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका की खोज किसने करी? बहुत सामान्य से सवाल, बहुत सामान्य से सवाल। बहुत सारे विद्यार्थी इसको पढ़ते ही नहीं है, इसकी खोज किसने करी? वन लाइनर जो विद्यार्थी पढ़ता है, वन लाइनर विद्यार्थी, वन लाइनर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो यहीं पे मार खाता है। वो सवाल पढ़ता है कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। बस बात खत्म। आपसे परीक्षा में सवाल पूछता है प्यारे वैज्ञानिकों कि बताइए कि कोशिका की खोज किसने करी, आपके फट दिमाग में आएगा रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी। लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे ए, बी, सी और डी, ऑप्शन में ही नहीं मिलता रॉबर्ट हुक। अब जब ऑप्शन में रॉबर्ट हुक नहीं मिलता है तो उसी समय आप सोचते हैं, हो सकता है टाइप करने वाले से गलती कर दी, हो सकता है पेपर बनाने वाले से गलती हो गई, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया। प्यारे वैज्ञानिकों, मिसप्रिंट नहीं हुआ,
वो आपसे यहाँ क्या जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि बताइए जीवित कोशिका का खोज करता है। बताएगा नहीं, आपको बताएगा नहीं। उस समय उसने कहीं नहीं लिखा प्रश्न में, कहीं भी ये बात नहीं बताई है कि बताइए जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करता है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है। आपके दिमाग में कौन है, रॉबर्ट हुक कोशिका की। लेकिन याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी, लेकिन मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक था। इसलिए जब कभी ऐसा सवाल पूछे कि बताइए कोशिका का खोजकर्ता कौन था, और इस प्रकार के सवाल में वो आपको कहीं भी ये बात ना लिखे, रॉबर्ट हुक का नाम कहीं भी ना लिखे, समझ जाइए वो आपसे इस प्रश्न के पीछे उसकी भावनाएं क्या है, क्या पूछना चाहता है। वो आपसे उसमें जीवित कोशिका के बारे में सवाल करना चाहता है, आपसे वो जीवित कोशिका के बारे में पूछना चाहता है। इसके बाद हम आपको बताएं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक ने तालाब में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई, तालाब में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई कोशिकाओं को देखा, तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। इसके बाद हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में। सन 1838 में 39 एक थ्योरी पब्लिश हुई। सन 1838 ईस्वी में जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, नाम था स्लाइडेन। ध्यान से समझना मेरी बात को। सन 1839 ईस्वी में ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था, नाम था स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान की आपस में बातचीत हुई। सन 1839 ईस्वी की बात है। स्लाइडेन और स्वान की जब बात हुई तो समाज में स्वान ने स्लाइडेन से पूछा कि भाई स्लाइडेन, ये बात बता, आप किस विषय पर काम कर रहे हो। तो स्लाइडेन ने समझाया कि भाई मैं तो देख वनस्पति जगत का वैज्ञानिक हूं, वनस्पति जगत का वैज्ञानिक हूं। तो स्वान ने बताया कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो स्वान ने इसने कहा साहब मैं जंतु जगत का वैज्ञानिक, जंतु जगत। स्लाइडेन ने बताया कि मैं पादप कोशिका के गुणों की जांच नामक थ्योरी पर काम कर रहा हूं। तो स्वान ने बताया कि मैं जंतु कोशिका के गुणों की जांच नामक थ्योरी पर काम कर। जब दोनों ने आपस में देखा कि आप जिस थ्योरी पे बात कर रहे हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे स्लाइडेन काम कर रहा था, उसी थ्योरी पे कौन काम कर रहा है, स्वान काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि भाई ये वनस्पति जगत का वैज्ञानिक है और ये जंतु जगत का वैज्ञानिक है। इसका मतलब ये कौन सी कोशिका पे बात करेगा, पादप कोशिका, फिर ये कौन सी पे कर रहा है, जंतु कोशिका। अरे भाई है तो कोशिका ही, वो दो कोशिकाओं की तो जांच कर रहे हैं, कोशिकाओं की सूक्ष्मतम जांच कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये पादप का पादप जगत का वैज्ञानिक है, वनस्पति जगत का वैज्ञानिक है, इस पे बात कर लेगा, और ये जंतु जगत का वैज्ञानिक है, जंतु जगत की कोशिका पे बात कर लेगा। जब इन दोनों की आपस में बात हुई तो इन दोनों ने आपस में बैठ करके एक फैसला किया कि हम जिस सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिस थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, उस थ्योरी में हम तुलनात्मक अध्ययन करके दुनिया के सामने थ्योरी प्रस्तुत करेंगे। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने जो थ्योरी प्रस्तुत करी वो थी पादप व जंतु कोशिका के गुणों में विभिन्नताओं की जांच, विभिन्नताओं की जांच। यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1839 ईस्वी में अपने दोनों के शोध पत्र को संयुक्त रूप से करके और एक संयुक्त शोध पत्र प्रकाशित किया, और इस संयुक्त शोध पत्र का नाम था पादप और जंतु कोशिका के गुणों में विभिन्नताओं की जांच। ये शोध पत्र इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। यहां से सवाल पूछता है, फिर विद्यार्थियों आपसे सवाल पूछता है कि पादप और जंतु कोशिका के गुणों में विभिन्नताओं की जांच नामक शोध पत्र किन दो वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। आपका उत्तर होना चाहिए स्लाइडेन और स्वान। कौन सी साल में प्रस्तुत किया, तो सन 1838 और 39, 1838 और 39 के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपना शोध पत्र दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बाद में इसी शोध पत्र को
इसी शोध पत्र को बाद में कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के नाम से इस सिद्धांत को जाना गया। और इस सिद्धांत के अंदर सारी बातें बताई गई थी, कोशिका के बारे में संपूर्ण बातें बताई गई थी। लेकिन एक विडंबना थी, और विडंबना ये थी कि ये कोशिका सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि नई कोशिका का जन्म कैसे होता है। नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, इस बात की व्याख्या ये कोशिका सिद्धांत नहीं कर पाया। इसके बाद में पहले विद्यार्थियों सन 1855 ईस्वी की बातें, 1855 की बातें हैं। उसके अंदर एक वैज्ञानिक आया, नाम था रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव नाम का एक वैज्ञानिक था। इस रुडोल्फ विर्कोव नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने आकर के ये बात बताई, अपने इस सिद्धांत की कमी को दूर करते हुए बताया कि भाई ये जो सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, जिस बात की व्याख्या नहीं कर पाया नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया, उस बात की व्याख्या, उस बात को समझाते हुए रुडोल्फ विर्कोव ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। और उन्होंने अपने शोध पत्र में सन 1855 में समझाया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। नई कोशिका का जन्म होता। इन्होंने इसे और ढंग से समझाया कि जब एक कोशिका, किसी एक कोशिका की जब दूसरी कोशिका बनती है तो हमेशा उनके बीच में कोशिका विभाजन बनता है, कोशिका का विभाजन होता है। अर्थात कोशिका के विभाजन होने के पश्चात ही हमेशा दूसरी कोशिका का, नई कोशिका का जन्म होता है। यहां से आपसे सवाल पूछेगा, बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार ये सवाल पूछे कि बताइए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। छोटा सा सवाल है, माइनर सा, आपको हमेशा याद रखना है, स्लाइड और सवाल नहीं दिया था। कभी कभार अगर आपसे बात कर ले कि पादप कोशिका के गुणों की जांच नामक शोध पत्र कौन लिख रहा था, तो कौन लिख रहा था, स्लाइड। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहां से देखिए, सवाल, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, सवाल। क्या होता है, जंतु की पादप, जंतु, इसका मतलब कौन से जगत का वैज्ञानिक था, जंतु जगत का। आप इससे आसानी से इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि पादप और जंतु कोशिका के गुणों में विभिन्नताओं की जांच नामक शोध पत्र किन दो वैज्ञानिकों ने लिखा, तो आप आसानी से बता देंगे, साहब स्लाइड ने लिखा था और सवाल ने लिखा था। कौन सी साल में लिखा, 1838 में लिखा, 1839 में लिखा। अच्छा, उसके बाद आपसे अगला सवाल पूछ ले कि बताइए कोशिका सिद्धांत में क्या कमी रह गई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि बताइए कोशिका सिद्धांत किस बात की व्याख्या नहीं कर पाया, क्या कमी रह गई थी कोशिका सिद्धांत में। तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत नई कोशिका का जन्म कैसे होता है, इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया, ये बात कोशिका सिद्धांत नहीं समझा पाया। और इसी कमी को दूर करते हुए एक वैज्ञानिक, नाम है रुडोल्फ विर्कोव, सन 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्कोव नामक वैज्ञानिक ने इसकी कमी को दूर करते हुए इसे आगे बढ़ाया, इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसका आधुनिकीकरण किया। इसलिए यहां से सवाल पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का आधुनिकीकरण करता कौन है, तो आपको हमेशा बताना है कि रुडोल्फ विर्कोव कोशिका सिद्धांत का आधुनिकीकरण करता है, क्योंकि इसी ने इसको मॉडिफाई किया था। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछेगा कि साहब उसने, रुडोल्फ विर्कोव ने उसका आधुनिकीकरण किया, उसकी कमियों को दूर किया, लेकिन क्या बताया कमियां दूर करके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसने समझाया कि साहब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। उसने समझाया कि भाई अगर पुरानी कोशिका नहीं होगी, अगर पहले कोई जीव नहीं होगा, तो नया रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें जनन कैसे होगा। तो नया जनन कब होगा, जब कोई पूर्ववर्ती कोशिका होगी, पूर्ववर्ती कोशिका होने के बाद ही नया रिप्रोडक्शन होगा। और उसके बाद उसने समझाया कि एक कोशिका का विभाजन हो जाने से, कोशिका इसका विभाजन हो जाने से दो कोशिकाएं बनती है, यानी नई कोशिका का जन्म होता है। यहीं से पहले वैज्ञानिकों को नया सवाल खड़ा होता है कि बताइए कोशिका विभाजन का पिता, द फादर ऑफ सेल डिवीजन किसे कहेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि द फादर ऑफ सेल डिवीजन कौन कहलाता है, रुडोल्फ विर्कोव को फादर ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का पिता क्या किसको कहा जाता है, रुडोल्फ विर्कोव को कहा जाता है। इसके बाद कोशिका के सारे भागों के बारे में, हम प्रत्येक भाग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से प्रत्येक अंक को पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम इससे अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही इसके साथ बेल के आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी भेजिए।